हाँ जी, जय जिनेन्द्र। गाइस, हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, विच इज कॉमन बिजनेस टर्मोलॉजीज, राइट। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे वर्ड्स बताए हुए हैं, उन वर्ड्स के मीनिंग बताए हुए हैं, उन्हें किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, किस सिनेरियो में यूज़ किया जा सकता है। तो जी लास्ट क्लास में, जो कि इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास थी, हम लोगों ने वो सारे वर्ड्स कवर कर लिए थे जो ए से स्टार्ट होते हैं, राइट। और इसके अंदर एक था हमारे पास अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जो मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आपको। चलिए जी, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होती है। देखिए, बेसिकली आप दो तरह की डिपॉजिटरी रिसिप्ट पढ़ेंगे, एक अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जिसे हम एडीआर कहते हैं, दूसरी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जिसे हम जीडीआर कहते हैं, ठीक है। डिपॉजिटरी रिसिप्ट का मतलब रिसिप्ट इशूड बाय फॉरेन डिपॉजिटरी, रिसिप्ट इशूड बाय फॉरेन डिपॉजिटरी। अब ये कंसेप्ट क्या है? बेसिकली बाय इशूइंग डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इंडियन कंपनीज कैन रेज फंड्स इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी फ्रॉम द फॉरेन। यूजिंग दिस, Indian companies can raise funds from foreign by या in the form of equity। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। मान के चलिए मिस्टर जॉन है, जो कि यूएसए में रहते हैं। अब जी मिस्टर जॉन मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है, राइट। तो दीप ज्ञान लेट्स से, ऑल्दो मैंने अभी तक कंपनी रजिस्टर नहीं करवाई है इस नाम से, एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल रहे हैं। दीप ज्ञान प्राइवेट लिमिटेड में मिस्टर जॉन, या दीप ज्ञान लिमिटेड ले लेते हैं क्योंकि हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो मान के चलते हैं दीप ज्ञान लिमिटेड में इन्वेस्ट करने को तैयार है। मतलब मिस्टर जॉन दीप ज्ञान के शेयर्स परचेज करने के लिए तैयार है, ठीक है, इंटरेस्टेड है। अब जी मिस्टर जॉन को एक छोटा सा डाउट है कि जी शेयर्स की सेल परचेज कहाँ करूँगा। अगर मैं कोई भी एसेट, कोई भी प्रॉपर्टी, कुछ भी परचेज करता हूँ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि क्या इसकी रीसेल मार्केट है, क्या कोई मार्केट है जहाँ पर मैं इसे सेल कर सकूँ, राइट। तो जी मैंने मिस्टर जॉन को कहा कि देखिए जी, आप मेरी कंपनी के शेयर्स परचेज करेंगे तो आपको ये शेयर्स कहाँ पर सेल करने पड़ेंगे? इंडिया में ही सेल करने पड़ेंगे जब भी आप सेल करना चाहते हैं। तो इस पॉइंट पर आकर थोड़े से मिस्टर जॉन को दिक्कत हुई कि यार मैं क्या शेयर सेल करने के लिए इंडिया में आऊँगा? मतलब इंडिया में मुझे एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, फिर जी एक ब्रोकर के थ्रू मुझे अपने शेयर सेल करने पड़ेंगे। बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। मैं छोटी सी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं इंडिया में डीमैट अकाउंट ओपन करवाऊँगा, ब्रोकर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो ये इस तरह के बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मैं कहूँगा, क्योंकि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अभी किया नहीं करना चाहते, तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो कि फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको दिक्कत होगी अगर उनको ये कहा जाए कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आपको इंडिया में आके ही शेयर्स सेल करने पड़ेंगे। तो जी अब मैंने क्या किया, मतलब मेरी कंपनी ने क्या किया कि यूएसए की डिपॉजिटरी का मतलब क्या हुआ, कह सकते हो आप बैंक ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, यूएसए की डिपॉजिटरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया।
कि भाई आप तो अपने देश में सिक्योरिटी सेल कर सकते हो, भाई यूएसए की डिपॉजिटरी है तो यूएसए में सिक्योरिटी सेल कर सकती है। तो मैंने इस यहाँ पर एक आता है फॉरेन बैंक, एक ऐसा फॉरेन बैंक हैविंग सब्सिडरी कह लीजिए या ब्रांच ऑफिस कह लीजिए इन इंडिया। मान के चलिए मैं 10 लाख शेयर्स यूएसए में सेल करना चाहता हूं, तो मैं 10 लाख शेयर्स इशू कर दूंगा इन द नेम ऑफ डिपॉजिटरी, 10 लाख शेयर्स इशू कर दूंगा इन द नेम ऑफ डिपॉजिटरी। और वो जो शेयर्स है वो इस फॉरेन बैंक की इंडियन ब्रांच के पास डिपॉजिट करवा दूंगा। मतलब ये जो ब्रांच है ये कैसे वर्क करेगी, एज कस्टोडियन। ध्यान से सुनिएगा हर वर्ड को, ये एज कस्टोडियन काम कर रही है किसकी, इस डिपॉजिटरी की कस्टोडियन के तौर पे। तो जी मैंने शेयर्स इशू किए 10 लाख और मैंने इस ब्रांच के पास डिपॉजिट करवा दिए इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, डिपॉजिटरी के नाम पर मैंने इशू किए थे। और डिपॉजिटरी से कहा कि आप अपने देश में इन शेयर्स के बदले डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू कर दो, इन शेयर्स के बदले डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू कर दो। मान के चलो कि 1 डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज इक्वल टू 10 शेयर्स ऑफ दीप ज्ञान। ठीक है, तो ये डिपॉजिटरी कितनी रिसिप्ट इशू करेगा, कहता है जी 1 लाख। 10 लाख शेयर्स के बदले कितनी डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करेगा, 1 लाख। और ये क्लियर कट होगा कि जो भी ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट परचेज कर रहा है, हर डिपॉजिटरी रिसिप्ट के पीछे कितने शेयर्स है, दीप ज्ञान के 10 शेयर्स है, राइट। तो अगर इंडिया में दीप ज्ञान के शेयर्स का रेट लेट से 100 रुपये है, तो यूएसए में डिपॉजिटरी रिसिप्ट का रेट कितना हो जाएगा, 1000 रुपये, इक्विलेंट टू 1000 रुपीज़, मतलब यूएस डॉलर के अंदर होगा बट इक्विलेंट टू 1000 रुपीज़, उतने यूएस डॉलर जितने 1000 रुपीज़ के बराबर है। ठीक, क्यों, क्योंकि 1 DR इज इक्वल टू 10 शेयर्स ऑफ दीप ज्ञान। अब जी जो यहाँ पर यूएसए के इन्वेस्टर्स इस डिपॉजिटरी रिसिप्ट को परचेज करेंगे, वो इस डिपॉजिटरी रिसिप्ट को यूएसए में ही सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट यूएसए की एक ऑर्गेनाइजेशन ने इशू करी है और इसे लिस्टेड करवाया जाएगा ऑन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ यूएसए। मतलब अगर मैं पब्लिक इशू यूएसए में नहीं ला सकता, तो ये इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू मैंने यूएसए में फंड्स रेज करे, किसके अगेंस्ट, डिपॉजिटरी रिसिप्ट के अगेंस्ट, जिसके अंडरलाइंग सिक्योरिटीज क्या थी, अंडरलाइंग शेयर्स ऑफ दीप ज्ञान। ठीक है, तो जी अब जो बंदा दीप ज्ञान के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहता था वो इस डिपॉजिटरी रिसिप्ट को परचेज कर लेगा। क्यों, क्योंकि वो इस डिपॉजिटरी रिसिप्ट को यूएसए में ही सेल कर सकता है, दोबारा परचेज कर सकता है, क्योंकि डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ यूएसए, क्योंकि ये यूएसए की एक ऑर्गेनाइजेशन ने इशू करी है, ना कि इंडियन कंपनी ने। जैसे बाहर की कंपनी इंडिया में आकर पब्लिक इशू नहीं ला सकती, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर अपने शेयर्स लिस्ट नहीं कर सकती, वैसे ही इंडियन कंपनी भी बाहर जाकर जो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर अपने शेयर्स लिस्ट नहीं करवा सकती। जब शेयर्स लिस्ट नहीं होंगे स्टॉक एक्सचेंज पर, मतलब शेयर्स की सेल परचेज अलाउड नहीं होगी स्टॉक एक्सचेंज पर इंडियन कंपनी के, तो कोई भी इंडियन कंपनी के शेयर्स बाहर परचेज करेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट नहीं है इन फॉरेन में, भाई जहाँ पर शेयर्स को सेल किया जा सके या बाय किया जा सके। इंडिया में ही शेयर्स को सेल किया जाएगा या बाय किया जाएगा तो वो इन्वेस्ट करेगा ही नहीं। तो इस वे में हम इंडियन कंपनी एक फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से एग्रीमेंट करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर, जिसके बेसिस पर फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन आगे डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन को भी सिक्योरिटी है, क्यों, क्योंकि उसने जितनी डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करी है उसके अंडरलाइंग उतने ही शेयर्स उसके पास है। किसके पास है, कस्टोडियन के पास। कस्टोडियन मतलब जिसकी कस्टडी में वो शेयर्स है ऑन बिहाफ ऑफ द डिपॉजिटरी। ठीक है, तो यहाँ से जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट सेल होएगी, पैसे आएंगे डिपॉजिटरी के पास, और डिपॉजिटरी से पैसे कहाँ आएंगे, इंडियन कंपनी के पास। ठीक,
जिसने डीआर लिया हुआ है अगर वो चाहे तो वो इंडियन कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकता है। मान के चलिए किसी ने 10 डीआर परचेज किए थे विच इज़ इक्वल टू 100 शेयर्स ऑफ दीप ज्ञान। वो कहता है जी मुझे अपने शेयर्स में कन्वर्ट करवाना है, तो वो इसको अप्रोच करेगा कि जी मुझे ये जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट है इसे शेयर्स में कन्वर्ट करवाना है। डिपॉजिटरी जो है वो फॉरेन कस्टोडियन को बोलेगा, फॉरेन कस्टोडियन 100 शेयर्स जो है उस शेयर होल्डर के नाम पर कर देगा और डिपॉजिटरी रिसिप्ट उसकी कैंसिल हो जाएगी। राइट, तो जब तक वो चाहे डिपॉजिटरी रिसिप्ट को होल्ड करके रख सकता है, जब वो चाहे वो इंडियन कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकता है। तो इस तरह से जो इंडियन कंपनी है वो फॉरेन से फंड्स रेज करती है बाय इशूइंग डिपॉजिटरी रिसिप्ट। बेसिकली डिपॉजिटरी रिसिप्ट इंडियन कंपनी इशू नहीं कर रही है, वो तो डिपॉजिटरी इशू कर रही है, फॉरेन डिपॉजिटरी, वो तो फॉरेन डिपॉजिटरी इशू कर रही है। बट किसके कहने पर? इंडियन कंपनी के कहने पर। क्यों? क्योंकि इंडियन कंपनी ने उतने ही इक्वलेंट नंबर ऑफ शेयर्स उसके कस्टोडियन के पास सिक्योरिटी के तौर पे रखवा दिए। ठीक है जी, जिसके लिए डिपॉजिटरी या कुछ कमीशन चार्ज करती है, फॉरेन बैंक जो ये कस्टोडियन में काम करता है ये अपनी रेम्यूनरेशन चार्ज करता है। भाई ठीक है, ये लोग तो अपनी रेम्यूनरेशन चार्ज करते हैं, लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू हमारे शेयर्स फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है, तब भी हम फॉरेन से फंड्स रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू कर रहे हैं अमेरिका में, तो उसे बोलते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अगर हम ये इशू कर रहे हैं यूरोप में, तो उसे बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है जी, आ जाइए अब हमें स्टार्ट करना है बी वाले वर्ड से, बैड डेट्स। आई थिंक ये वर्ड तो आप सबने पढ़ा हुआ है, अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है। बैड डेट्स का मतलब वो पैसे जो कि रिकवर करने मुश्किल है। राइट, तो एन ओपन अकाउंट बैलेंस और लोन, मतलब ऐसा अकाउंट बैलेंस है लोन जो कि अभी तक खड़ा हुआ है, दैट इज प्रूव टू बी इम्पॉसिबल टू बी कलेक्टेड, जो रिकवर करने मुश्किल लग रहे हैं, तो उसे हम क्या शो कर देते हैं? बैड डेट्स। बेल, जमानत, तो बेल वर्ड भी आई थिंक आप लोगों ने सुना हुआ होगा, खासकर मूवीज़ के अंदर सुना हुआ होगा बेल। और यहाँ पर एक वर्ड आता है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब क्या हुआ? जैसे मान के चलिए मुझे लगता है कि सामने वाला मेरे अगेंस्ट केस करेगा, तो मैं पहले ही कोर्ट में चला जाता हूँ और कोर्ट से कहता हूँ कि देखिए जी मैं इनोसेंट हूँ, सामने वाला मुझे हरास करने के लिए मेरे ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स करेगा। अगर कोर्ट को लगता है मैं जेन्युइन हूँ तो कोर्ट मुझे बेल दे देती है इन एडवांस। इसका मतलब अगर मुझे एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है, एंटीसिपेटरी जहाँ मैं एंटीसिपेट कर रहा हूँ कि मुझे जेल हो सकती है और उसके अगेंस्ट मैं बेल ले रहा हूँ इन एडवांस, अगर मुझे एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है तो फिर मुझे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। राइट, नॉर्मल बेल का मतलब अरेस्ट होने के बाद जो हम बेल के लिए अप्लाई करते हैं, दैट इज नॉर्मल बेल, जमानत के लिए अप्लाई करते हैं। वर्ड क्या है? जमानत। जमानत का मतलब क्या है कि अगर मैं जेल में हूँ, मुझे छुड़वाने के लिए बेल दी जा रही है, जमानत दी जा रही है। जमानत का मतलब कि हम एक तरह से कोर्ट को या तो पैसे दे रहे हैं या प्रॉपर्टी दे रहे हैं, या कोई बंदा अपनी गारंटी दे रहा है कि भैया आप इसे जेल में मत रखिए, इसे छोड़ दीजिए, इसके अगेंस्ट जो केस चल रहा है वो चलता रहेगा। जब भी कोर्ट या पुलिस इस बंदे को बुलाएगी ये बंदा हाजिर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी जमानत है। या फिर अगर ये बंदा हाजिर नहीं हुआ तो जैसे कहते हैं ना जी 5 करोड़ की जमानत है। 5 करोड़ की जमानत का मतलब पहले 5 करोड़ रुपए हम कोर्ट में डिपॉजिट करवाएंगे, फिर बंदे को छोड़ा जाएगा। अगर बंदा केस के दौरान भाग जाता है, एब्सकॉन्ड हो जाता है, या फिर जब भी बुलाया जाए कोर्ट में तब हाजिर नहीं होता, या जब पुलिस बुलाए तब हाजिर नहीं होता, तो उसके वो 5 करोड़ रुपए जब्त कर लिए जाएंगे। राइट, तो जमानत का मतलब कहता है अ बॉन्ड, मनी और प्रॉपर्टी गिवन टू कोर्ट फॉर द टेम्परेरी रिलीज ऑफ द डिफेंडेंट, क्या फिलहाल इसे जेल में मत रखिए, इसके अगेंस्ट केस चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी कोर्ट या पुलिस इसको बुलाएगी ये हाजिर हो जाएगा। अगर हाजिर नहीं हुआ तो जो भी हम पैसे दे रहे हैं जमानत के तौर पे, या जो प्रॉपर्टी हम दे रहे हैं कोर्ट को जमानत के तौर पे, कोर्ट उसको वो कर सकती है अपने कब्जे में, और कोर्ट उस प्रॉपर्टी या मनी को जब्त कर सकती है। ठीक है,
बैलेंस शीट तो आपको पता ही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जी 3 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती है, एक बैलेंस शीट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक, तो बैलेंस शीट मींस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अ पीरियड, यूजुअली द फाइनेंशियल ईयर, शोइंग द एसेट्स, लायबिलिटीज एंड नेटवर्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बैंक अकाउंट आप लोगों को पता ही है, मैं इसे क्या बताऊंगा। अच्छा, बैंक अकाउंट हो सकता है कि करंट अकाउंट हो। करंट अकाउंट क्या होता है, जैसे मान के चलिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अब बिजनेस में पैसे चाहिए भी और पैसे सामने से आते भी है, तो मतलब एक ऐसा अकाउंट जहाँ पर डिपॉजिट भी कंटिन्यूस होता रहता है, विड्रॉल भी कंटिन्यूस होता रहता है, राइट, तो उसे कहते हैं करंट अकाउंट। तो हम करंट अकाउंट क्यों ओपन करवाते हैं, क्योंकि देखिए उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता इन जनरल करंट अकाउंट के ऊपर, लेकिन हम बैंक को कहते हैं जी आप हमें इंटरेस्ट मत दीजिए, लेकिन हम इसमें बार बार डिपॉजिट करवाएंगे, हो सकता है दिन में 4 बार डिपॉजिट करवाए, हो सकता है दिन में 5 बार इसमें से विड्रॉ करें। ठीक, फिर दूसरा होता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट नाम ही अपने आप में सजेस्ट कर रहा है कि जहाँ मैं अकाउंट ओपन करवा रहा हूँ और मेरी इंटेंशन है पैसे सेव करने की, चाहे मैं थोड़े थोड़े रुपए सेव करूँ, राइट, तो जनरली उस अकाउंट से नियर फ्यूचर में विड्रॉ करने की मेरी इंटेंशन नहीं होती, ऑल्दो करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट जनरली मेरी इंटेंशन नहीं होती। तो क्योंकि बैंक को पता होता है कि भाई ये अकाउंट के अंदर बंदा सेव करने के मोटिव से पैसे डिपॉजिट करवा रहा है और कुछ टाइम तो कम से कम ये पैसे बैंक के पास रहेंगे, तो बैंक उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी अलाउ करता है। उसके अलावा फिर आरडी होता है, रैकरिंग डिपॉजिट। रैकरिंग डिपॉजिट का मतलब जैसे मान के चलिए मैंने आरडी ओपन करवाई जिसमें मैं हर महीने 2000 रुपये जमा करवाऊँगा, तो वो सेविंग ही कर रहा हूँ मैं अपनी, लेकिन एक फ़िक्स्ड अमाउंट वहाँ पर एस्टेब्लिश कर दी जाती है कि आपको हर महीने 5000 जमा करवाने हैं या आपको हर महीने 2000 रुपये जमा करवाने हैं, और 12 महीने की आपकी आरडी है तो 12 महीने तक 2-2000 रुपये आपको जमा करवानी है। तो बैंक को श्योरिटी होती है कि भैया मुझे इस बंदे से 12 महीने तक 2-2000 रुपये आने वाले हैं, तो आरडी का जो इंटरेस्ट है वो सेविंग से ज़्यादा होता है। उसके अलावा एक होता है हमारे पास फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट आपको पता है एफडी, जिसे हम टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं। टर्म डिपॉजिट किस लिए बोलते हैं, क्योंकि एफडी कह लीजिए या टर्म डिपॉजिट कह लीजिए, मिनिमम कुछ पीरियड के लिए पैसा बैंक के पास रहता है। 1 साल की एफडी करवाई, 5 साल की एफडी करवाई, 10 साल की एफडी करवाई, तो बैंक को ये श्योरिटी होती है कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तभी बंदा एफडी तुड़वाएगा, अदरवाइज़ कम से कम 1 साल तक की एफडी है तो कम से कम 1 साल तक पैसा बैंक के पास रहेगा, और बैंक उसे प्लान्ड वे में आगे लोन पे दे सकता है, आगे एडवांस दे सकता है, राइट। तो इसलिए एफडी का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है जी। तो बैंक अकाउंट अलाउज द अकाउंट होल्डर टू डिपॉजिट, सेफगार्ड हिज मनी, इंटरेस्ट, अर्न इंटरेस्ट एंड मेक चेक पेमेंट्स। बैंक रेट का मतलब कहता है मिनिमम या मैक्सिमम लैंडिंग या बोरोइंग रेट डिटरमाइंड बाय द आरबीआई। मैक्सिमम लैंडिंग या बोरोइंग रेट डिटरमाइंड बाय द आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम, टेकिंग इनटू अकाउंट द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। बैंक स्टेटमेंट, आपको पता है बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जो हमारा बैंक अकाउंट है उसकी स्टेटमेंट, दैट इज़ बैंक स्टेटमेंट, जो कि ये बताएगी कि किस किस डेट पर हमने पैसा जमा करवाया, किस किस डेट पर हमने पैसा विड्रॉ किया। तो लूज लीफ मतलब प्रिंट आउट ही होता है, और पासबुक के फॉर्म में हो सकता है। बाय द बैंक शोइंग द क्रेडिट डेबिट एंट्रीज, मतलब कब कब पैसा हमने जमा करवाया, कब कब पैसा हमने निकलवाया, राइट। जब भी मेरे अकाउंट में पैसा जमा होगा तो बैंक क्या करेगा, क्रेडिट। जब भी मेरे अकाउंट से पैसा निकलेगा तो बैंक क्या करेगा, डेबिट। एंड बैलेंस इन द अकाउंट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। बैंक्रप्सी, दिवाला निकलना, अ लीगल कंडीशन, जहाँ कोर्ट के सामने हमने दोनों हाथ खड़े कर दिए कि बाबूजी मेरे बस की अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करना नहीं है, मेरा दिवाला निकल गया। अ लीगल कंडीशन वेयर अ पर्सन और द बिजनेस इन विच लाइबिलिटीज एक्सीड द एसेट्स एंड द डेटर इज अनएबल टू रीपे अमाउंट ओड। भाई जो मैंने पैसा देना है मैं उसे नहीं दे सकता, मेरा दिवाला निकल गया, जहां मैं कोर्ट के सामने ये डिक्लेयर कर दूँ। ठीक है। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब किसी भी एसेट की वैल्यू जो मेरी बुक्स में लिखी हुई है। जैसे मान के चलिए ये पेन है, अब जी मैंने अपने अकाउंट्स में इस पेन को 100 रुपये का दिखा रखा है, तो इसकी बुक वैल्यू कितनी है, 100 रुपये, चाहे इसकी मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू 10 रुपये भी ना हो, एक्चुअल वैल्यू 5 रुपये भी ना हो,
लेकिन बुक वैल्यू मैंने 100 रुपये दिखा रखी है, तो मैं कहूँगा कि इसकी बुक वैल्यू कितनी है, मेरी बुक्स में वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। द वैल्यू ऑफ एन एसेट एज अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आफ्टर द अकाउंटिंग प्रोसेसेस टू विच इट हैज़ बीन सब्जेक्ट। तो मतलब कुल मिला के मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने क्या वैल्यू शो कर रखी है, राइट। एंड इज नॉट नेसेसरली द मार्केट वैल्यू ऑफ द सेड एसेट, मतलब ये जो बुक वैल्यू दैट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट वैल्यू, दैट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू, फेयर वैल्यू। हाँ जी, बुक कीपिंग का मतलब तो आपको पता ही है, सबने अकाउंट्स पढ़ा हुआ है। बुक कीपिंग का मतलब मेथड ऑफ अकाउंटिंग दैट इन्वॉल्व्स द टाइमली रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फॉर द बिजनेस। जैसे कि हम जनरल बनाते हैं, फिर उसमें से अलग अलग, मतलब सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, जो बुक्स है, सब्सिडरी बुक्स है, जैसे सेल परचेज बुक्स होगी हमारे पास, राइट, तो उनके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, फिर जनरल में रिकॉर्ड करते हैं, फिर लेजर में ले जाते हैं। तो बेसिकली दिस इज बुक कीपिंग, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस। हाँ जी, बाउंस्ड चेक, चेक बाउंस होना आपको पता है ना। चेक बाउंस होने का मतलब क्या है कि आपने किसी को चेक दिया और बैंक ने उस चेक को एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपका चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया, राइट। रीज़न कुछ भी हो सकता है बैंक को लग रहा है कि आपके सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे, इसलिए बैंक ने एक्सेप्ट नहीं किया। हो सकता है आपके बैंक में, आपके अकाउंट में पैसे ही ना हो, इसलिए चेक बैंक ने एक्सेप्ट नहीं किया, राइट। तो कुल मिला के बैंक ने एक्सेप्ट नहीं किया, बैंक रिफ्यूजेस टू पे। द रीज़न फॉर रिफ्यूजिंग इट इंक्लूड्स इनसफिशिएंट फंड्स, सिग्नेचर मिसमैच और एनी अदर वैलिड रीज़न, ठीक है जी। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये कॉस्ट की टर्म है, कॉस्ट अकाउंटिंग में आप पढ़ोगे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर ऑर्गेनाइजेशन को ना लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। तो मतलब जब हम इतनी सेल कर रहे हैं, उस सेल की वजह से जो हमारे पास रिवेन्यू जनरेट हो रहा है उस पे ना हमें बच रहा है कुछ और ना लॉस हो रहा है, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज आउटपुट ऑफ द स्टैंडर्ड ब्रेक इवन एनालिसिस। द यूनिट सेल्स वॉल्यूम और एक्चुअल सेल्स, मतलब इतनी सेल हो रही है, अमाउंट्स दैट अ कंपनी नीड टू इक्वल इट्स रनिंग एक्सपेंसेस रेट एंड नॉट लूज और मेक मनी इन अ गिवन मंथ। तो एक ऐसा पॉइंट जहां ना तो कंपनी लॉस में जाएगी ना ही कंपनी प्रॉफिट में जाएगी, राइट। तो हम इतनी सेल कर रहे हैं जिसकी वजह से ना हमें लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है, दैट पॉइंट इज ब्रेक इवन पॉइंट। हाँ जी, बाय सेल एग्रीमेंट्स। अब जैसे मान के चलिए कि मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला हुआ है जिसके मिनिमम एक्सपेंसेस 1 लाख रुपीज़ पर मंथ है, ठीक, और पर स्टूडेंट जो फीस चार्ज की जाती है वो 10,000 रुपीज़ है। तो 10 स्टूडेंट्स क्या हो गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि जब 10 स्टूडेंट्स होंगे तो हम 1 लाख रुपीज़ रिवेन्यू जनरेट कर पाएंगे और इतना ही हमारा एक्सपेंस है, मतलब ना हमें कुछ लॉस होगा ना हमें कुछ प्रॉफिट होगा। अगर इससे कम स्टूडेंट्स होंगे तो लॉस होगा, इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। तो 10 स्टूडेंट्स के हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। हाँ जी, बाय सेल एग्रीमेंट, ये तो आपको पता ही है, मतलब एग्रीमेंट डिजाइन टू एड्रेस सिचुएशंस इन विच वन और मोर ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स वांट टू सेल देयर इंटरेस्ट इन द वेंचर। तो इन्होंने बाय सेल एग्रीमेंट बेसिकली प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हुआ है कि मान के चलिए मेरे पास रिलायंस के 25,000 शेयर्स हैं और मैं वो शेयर्स आपको सेल करना चाहता हूँ, अपना इंटरेस्ट आपको सेल करना चाहता हूँ। तो जो एग्रीमेंट बनाएंगे जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी उसे क्या बोलते हैं, बाय सेल एग्रीमेंट्स। आ जाइए जी, 20 से रिलेटेड सारे वर्ड्स कवर हो गए। अब चलते हैं सी पर। सबसे पहला वर्ड क्या दे रखा है, कॉल। कॉल तो आपने सुना होगा ना, अगर आपने अकाउंट्स पढ़ा हुआ है, कंपनी अकाउंट्स, ये फ़ोन वाली कॉल की बात नहीं कर रहे। कॉल का मतलब जब आपने कंपनी अकाउंट्स पढ़ा होगा तो आपने शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा।
और आपने पढ़ा होगा कि जब भी कंपनी शेयर सेल करती है, पब्लिक इशू लेके आती है, तो हो सकता है कंपनी सारे पैसे एक साथ ले ले, या फिर हो सकता है कंपनी पैसे कॉल्स में ले, राइट। तो 10 रुपये का शेयर है, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट कंपनी ने 2 रुपये ले लिए, या फिर एप्लीकेशन मनी 2 रुपये ले लिए, 2 रुपये अलॉटमेंट पे ले लिए, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल, फिर उसके बाद सेकंड कॉल, इस तरह कंपनी पैसा ले रही है, राइट। तो ये उस वाले कॉल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, राइट। तो उस वाले कॉल की बात कर रहे हैं। अ डिमांड मेड बाय अ लिमिटेड कंपनी टू द होल्डर ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स टू पे द फर्दर इंस्टॉलमेंट टुवर्ड्स द नॉमिनल वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स। हाँ जी, कैपिटल, कैपिटल का मतलब तो आप सबको पता है। कैपिटल, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग जो पैसा शुरू में लगाते हैं, दैट इज कैपिटल, ठीक। तो कैपिटल 2 तरह की होती है, एक तो वर्किंग कैपिटल होती है, एक फिक्स्ड कैपिटल होती है। वर्किंग कैपिटल और एक फिक्स्ड कैपिटल। अब मान के चलिए मैंने इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है, एक नया इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करना है, और मुझे लगा जी कम से कम 10 लाख रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, राइट। इसके अंदर हमारे पास लैपटॉप होंगे, प्रोजेक्टर होगा, और बहुत सारी चीज़ें होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब चेयर है, टेबल है, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बोर्ड बनवाना पड़ सकता है, डिवीजन करवाना पड़ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स, दोनों चीज़ें आती है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स होगी, राइट। तो जी 10 लाख रुपए की मुझे जरूरत पड़ सकती है, जिसमें से 9 लाख रुपए तो फिक्स्ड एसेट्स पे लग जाएगा, फॉर फिक्स्ड एसेट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर फिक्स्ड एसेट में आएगा, लैपटॉप फिक्स्ड एसेट में आएगा, प्रोजेक्टर फिक्स्ड एसेट में आएगा। और जी 1 लाख रुपए मुझे अपने हाथ में रख के चलना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल शुरुआत में देना पड़ सकता है, हो सकता है शुरुआत में आते ही फीस ना मिले, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ सकता है, वाटर बिल देना पड़ सकता है, ठीक है, सैलरी देनी पड़ सकती है स्टाफ को, टीचर्स को। तो बेसिकली वो जो पैसा चाहिए मुझे, वो क्या है? फॉर वर्किंग। ये जो पैसा चाहिए वर्किंग के लिए, तो इसे मैं कहूँगा वर्किंग कैपिटल। हाँ जी, द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस अवेलेबल फॉर वर्किंग मैनिफेस्ट इन टेंजिबल गुड्स, मतलब टेंजिबल गुड्स में भी लगाया जाता है पैसा। जैसे मैंने फिक्स्ड एसेट में बात करी थी आपसे, बिल्डिंग्स है, मशीनरी है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलेटिंग एसेट्स में भी लगाया जाता है, राइट। द टर्म हैव सेवरल स्पेसिफिक यूज, मनी स्पेंट ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड नॉट चार्जेबल अगेंस्ट द प्रॉफिट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, एक्सपेंडिचर भी ना हमारे पास 2 तरह के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर कोई भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जिसकी वजह से किसी कैपिटल एसेट की वर्किंग कैपेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, वर्किंग कैपेबिलिटी इंप्रूव हो रही है किसी भी कैपिटल एसेट की, तो उस एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक। अगर कोई भी एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें कोई नई कैपिटल एसेट नहीं मिल रही है, या किसी एग्जिस्टिंग कैपिटल एसेट की वर्किंग कैपेबिलिटी इंप्रूव नहीं हो रही है, तो उस तरह के एक्सपेंस को हम कहते हैं रिवेन्यू एक्सपेंस, या इसे हम रिकरिंग एक्सपेंस भी कहते हैं, रिकरिंग एक्सपेंस। मतलब एक ऐसा एक्सपेंस जो बार बार हर महीने रिकर होता है, जैसे सैलरीज है, ये क्या है? रिकरिंग एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है? रिकरिंग एक्सपेंस। वाटर बिल क्या है? रिकरिंग एक्सपेंस, राइट। हाँ जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग ऑन कैपिटल एसेट्स। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एसेट्स आर लॉन्ग टर्म एसेट्स नोन एज फिक्स्ड एसेट्स। केस हम ऊपर पढ़ चुके हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं केस, या पहले हमने क्या पढ़ा था? एक्शन में पढ़ा था ना। एक्शन का मतलब क्या है? केस, लॉ सूट, यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना। केस का मतलब क्या है? लॉ सूट, और एक्शन इन अ कोर्ट।
केस लॉ का मतलब क्या होता है, जिस तरह आप बार बार पढ़ेंगे जी, आपने केस लॉ पढ़ने हैं, एग्जीक्यूटिव में बार बार ये टर्म यूज़ की जाएगी, कंपनी लॉ के केस लॉ आपको कवर करने हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। केस लॉ का मतलब क्या होता है, केस लॉ का मतलब लैंडमार्क जजमेंट्स बाय द कोर्ट, लैंडमार्क जजमेंट्स बाय द कोर्ट। कहता है हर चीज़ लॉ में नहीं लिखी हुई, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, हर चीज़ लॉ में नहीं लिखी हुई, जो चीज़ लॉ में नहीं लिखी हुई उसी चीज़ को लेके तो डिस्प्यूट होते हैं। अगर कोई चीज़ लॉ में क्लियर कट लिखी हुई है तो उस चीज़ को लेकर डिस्प्यूट हो ही नहीं सकता। जो चीज़ लॉ में नहीं लिखी हुई उसी चीज़ को लेकर डिस्प्यूट होते हैं, और उस डिस्प्यूट को लेके हम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में उस चीज़ को लेके डिसीजन दिया जाता है, जजमेंट दी जाती है, और उस जजमेंट को लॉ के इक्विवेलेंट कंसीडर किया जाता है, कोर्ट की जजमेंट को लॉ के इक्विवेलेंट कंसीडर किया जाता है। ठीक, तो वो जो जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट्स, जिनके बेसिस पर आने वाले लॉ बनने वाले हैं, तो भैया उनको बोलते हैं केस लॉस। तो जजमेंट्स बाय द कोर्ट्स यूजुअली ऑफ हायर कोर्ट्स, हायर कोर्ट्स का मतलब इंडिया में जैसे कि हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट्स है, ठीक, इन लीडिंग केसेस विच आर ट्रीटेड एज अथॉरिटीज एंड कोर्टेड एंड रिलाइड ऑन इन द सिमिलर केस लॉ केसेस बाय द लोअर और सेम लेवल ऑफ कोर्ट्स। तो जी बेसिकली ऐसे जजमेंट्स जिन्हें दूसरे केसेस में रेफ़र किया जाए कि देखिए एक छोटी कोर्ट में कहा जा रहा है जज साहब हाई कोर्ट ने इस केस में ये फैसला दिया था, राइट। तो मतलब जिन केसेस को रेफ़र किया जाए जो अपने आप में लैंडमार्क बन जाए, जो अपने आप में रूलिंग बन जाए, और वो इतने सॉलिड लैंडमार्क बन जाए कि आगे जाकर उन जजमेंट्स को लॉ का पार्ट बना लिया जाए, उनके ऊपर बाकायदा लॉ लाया जाए, राइट, या फिर उन डिसीजंस को लॉ में इन्वॉल्व कर लिया जाए। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट आई थिंक आपको पता होगा, अकाउंट्स में आप लोगों ने पढ़ रखा है। देखिए दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक तो हमारे पास होता है ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा हमारे पास होता है कैश डिस्काउंट। मान के चलिए मैं किसी दुकान पर सामान लेने गया और मुझे कहा गया कि भैया आप अगर क्वांटिटी में सामान लेते हैं, मतलब लेट्स से 100 यूनिट्स लेते हैं, तो आपको हम 100 रुपीज़ पर यूनिट नहीं लगाएंगे, बल्कि हम आपको 98 रुपीज़ पर यूनिट लगा देंगे, राइट। तो जो ट्रेड डिस्काउंट है ये बेसिकली क्वांटिटी के बेसिस पर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। अब जी जनरली हम जब बिज़नेस की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं, तो सारा काम कैश में नहीं होता। हम जब सामान परचेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हर मार्केट के अकॉर्डिंग अलग अलग कंडीशंस होती है। कुछ मार्केट में 14 डेज़ का क्रेडिट चलता है, कुछ में 30 डेज़ का क्रेडिट चलता है, राइट। तो जनरली कोई भी मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होता कि सब कुछ कैश में ही चलेगा। तो कुछ टाइम का क्रेडिट तो हर मार्केट में होता है, चाहे वो 5 से 7 दिन का ही क्रेडिट हो। अब जी सामने वाला अगर आपको कहे कि आप मुझे कैश दोगे तो मैं आपको ये 98 की बजाय 97 का लगा दूँगा, मतलब 2 रुपये तो हमें क्या मिला, ट्रेड डिस्काउंट, और फिर ये जो 1 रुपया हमें क्या मिला, कैश डिस्काउंट, राइट। तो कैश डिस्काउंट इज ऑन द बेसिस ऑफ कैश पेड बाय द बायर। हाँ जी, डिस्काउंट ऑफर्ड इन एडिशन, इन एडिशन लिखा हुआ है ना, टू नॉर्मल ट्रेड डिस्काउंट्स व्हेन पेमेंट इज मेड इन कैश बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ क्रेडिट। कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि बिजनेस में कैश आना और कैश जाना दोनों शो करे। भाई बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें हेल्प करती है ये एनालाइज करने में कि कौन से पीरियड में कितना कैश आता है, कौन से पीरियड में कितना कैश जाता है, कब हमें कितने कैश की रिक्वायरमेंट होती है, किस पर्पस के लिए कितने कैश की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि हम लोग सफिशिएंट कैश मेंटेन कर सके, ताकि हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ ना रुके, राइट। द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ वन ऑफ द 3 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं आपको बता चुका हूँ, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और ये कैश फ्लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है, राइट। Cash flow statement shows actual cash inflow and outflows of the business over a specified period of
टाइम। कैश फ्लो स्टेटमेंट रिकंसिल्स द इनकम स्टेटमेंट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस विद द बैलेंस शीट। तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करती है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रिकंसिल करने में, मतलब मैच करने में। आ जाइए जी कोज लिस्ट। कोज लिस्ट का मतलब क्या होता है? कहता है जो कि कोर्ट में जो रजिस्ट्री होती है वो इशू करती है कोज लिस्ट। ये बेसिकली क्या होती है कि भाई कोर्ट के अंदर अलग अलग जजेस बैठे होते हैं, अलग अलग कमरे में अलग अलग जजेस की कोर्ट चल रही होती है, राइट। तो बेसिकली कौन से रूम में कौन सा केस चल रहा है, कौन सा बेंच बैठा हुआ है, क्या पोजीशन है, वो सब क्या होता है कोज लिस्ट में। तो बेसिकली कोज लिस्ट को याद रखना है, अ लिस्ट इशूड बाय द रजिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट में कौन से केस की कार्रवाई किस समय और किस कमरे में हो रही है, ठीक है। कैविएट एम्प्टर बहुत पुरानी डॉक्ट्राइन है, आई थिंक आप लोगों ने सुनी होगी। कैविएट एम्प्टर, लेट द बायर बिवेयर, लेट द बायर बिवेयर। मतलब एक तो हमारे पास रूल होता है कि कस्टमर इज द किंग, बायर इज द किंग, राइट। बायर इज द किंग का मतलब क्या होता है कि भैया बायर ही सुप्रीम है, कस्टमर ही सुप्रीम है। और कैविएट एम्प्टर क्या है? लेट द बायर बिवेयर, मतलब बायर को खुद से देखने दो यार चीजें, बायर को खुद से देखने दो। अगर मैं कोई सामान दुकान पर लेने जा रहा हूँ तो मैं खुद उस सामान को देख के ये डिसाइड करूँगा कि ये सामान मेरे लिए यूज़फुल है या नहीं है, इस सामान की कोई यूटिलिटी है या नहीं है, क्या ये सामान सूटेबल है या नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट में फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो लेट द बायर बिवेयर, बायर को अपने आप से चीज़ों को देखने दो, ऑफ व्हाट ही इज़ बाइंग एंड सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ अबाउट द क्वालिटी एंड कंडीशन ऑफ व्हाट ही इज़ बाइंग, ठीक है। लेट द बायर बिवेयर। चेक आपको सबको पता है, चेक इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। 3 ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। एक चेक है, दूसरा प्रोमिसरी नोट है, तीसरा बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। हाँ जी, तो चेक क्या है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ड्रॉन ऑन द बैंक, जो हम बैंक पर चेक इशू करते हैं कि भैया जिसको चेक दिया जा रहा है आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है आप उसे उतना अमाउंट दे दीजिए जितना चेक पर लिखा हुआ है, ठीक। अगर मुझे अपने अकाउंट से पैसे निकालने हैं तो मुझे भी सेल्फ का चेक ही साइन करना पड़ता है, बैंक को देना पड़ता है कि ये पैसे मैं खुद निकाल रहा हूँ। तो बेसिकली एन ऑर्डर टू द बैंक। हाँ जी, व्हेन द चेक इज बियरर, बियरर का मतलब क्या हुआ? मतलब जहां पर किसी स्पेसिफिक बंदे का नाम ना लिखा हो। तो पेमेंट इज मेड ऑन प्रेजेंटेशन। तो सेल्फ का चेक भी क्या होता है? बियरर होता है। अगर मैं लिखूंगा राम का नाम, किसको पे करना है? राम को, तो उसे हम कहेंगे अकाउंट पे चेक, राइट। लेकिन अगर मैं लिखूंगा भाई चेक बियरर, जब अकाउंट पे होता है तो हम उसके ऊपर 2 लाइन खींचते हैं चेक के ऊपर, ठीक। तो 2 लाइन खींच दिया तो अकाउंट पे ही, अगर वो लाइन नहीं है तो क्या है? बियरर। पेमेंट इज मेड ऑन द प्रेजेंटेशन, अगर 2 लाइन नहीं खींची हुई तो बियरर चेक है। आप काउंटर पे जाएंगे बैंक के, चेक दिखाएंगे, आपको कैश मिल जाएगा। लेकिन अगर 2 लाइन खींची हुई होगी, मतलब एंडोर्स की हुई होगी लाइंस ऑन द चेक, जैसे कि ये चेक होता है ना हमारा, ये चेक है, तो यहाँ पर 2 लाइनें खींच देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑटोमेटिकली इसका मतलब है अकाउंट पे ही, चाहे यहाँ पर अकाउंट पे लिखा हो ना लिखा हो, किसी का नाम लिखा ना लिखा हो, बस 2 लाइन खींचने का मतलब क्या है? अकाउंट पे। इसका मतलब सामने वाले को कैश नहीं मिलने वाला जिसका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, जिसका नाम लिखा हुआ है। ऐसे होता है ना, पे सम, और फिर यहाँ पर सिग्नेचर, यहाँ पर अकाउंट की डिटेल बंदे की। तो जिसका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है उसके अकाउंट में ही जाएगा पैसा, उसको कैश नहीं मिलेगा, तो इसे कहते हैं अकाउंट पे चेक। अगर ये ना हो, ये 2 लाइंस ना बनाई हुई हो, तो फिर वो क्या हो जाता है? बियरर चेक। और बियरर चेक का मतलब क्या होता है कि भैया जो अगर नाम लिखा हुआ है तो अगर उसी नाम का बंदा है तो उसे कैश मिल जाएगा, या फिर सेल्फ लिखा होता है। तो सेल्फ का चेक इज ऑलवेज बियरर चेक, ठीक है। ऑर्डर चेक रिक्वायर्स एंडोर्समेंट वाइल
क्रोस्ड वन आर पेड इनटू एन अकाउंट, ब्लैंक चेक इज फॉर एन अनस्पेसिफाइड अमाउंट। अगर हम ब्लैंक चेक कर देंगे तो अनस्पेसिफाइड अमाउंट का हो जाएगा, जब हम लिखेंगे ही नहीं कि यहाँ पैसा कितना है, सम कितना है, तो अनस्पेसिफाइड अमाउंट, सामने वाला जितना मर्जी अमाउंट भर सकता है इसके अंदर, राइट। अच्छा 6 मंथ्स में यहाँ पर लिखा हुआ है कि चेक स्टेल हो जाता है, मतलब जो यहाँ पर हमने डेट लिखी हुई है चेक के ऊपर, यहाँ डेट होती है ना, तो जो डेट लिखी हुई है उसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर बैंक में प्रेजेंट करना होता है, अदरवाइज चेक स्टेल हो जाता है। एक्चुअल में जो 6 मंथ्स है ये ओल्ड फिगर है, एट प्रेजेंट 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स में चेक स्टेल हो जाता है, 6 मंथ्स ओल्ड फिगर है, तो एग्जाम्स में ध्यान से, ठीक है। अमेंडमेंट हो चुकी है, नाउ चेक इज स्टेल इन 3 मंथ्स। हाँ जी, कोलेट्रल, कोलेट्रल का मतलब जुड़ी हुई, कोलेट्रल का मतलब जुड़ी हुई। मैं बैंक के पास जाता हूँ जी, मुझे 1 लाख का लोन चाहिए, बैंक कहता है जी कुछ गिरवी रखवाइए। अगर आपने लोन वापस नहीं किया, पैसे वापस नहीं दिए, तो हम आपका वो सामान बेचकर पैसे रिकवर कर लेंगे। तो मैं बैंक को कहता हूँ ठीक है जी, ये 1 लाख की ज्वेलरी है मेरी वाइफ की, मैं ये गिरवी रखवा रहा हूँ आपके पास। तो जो 1 लाख की ज्वेलरी है वो किसके साथ जुड़ी हुई है, लोन के साथ जुड़ी हुई है। किस फॉर्म में रखवाई है बैंक के पास, इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। बैंक के लिए वो ज्वेलरी क्या है, सिक्योरिटी की। अगर बैंक के पैसे वापस नहीं मिले तो बैंक उस ज्वेलरी को बेचकर अपने पैसे रिकवर कर लेगी, राइट। तो वो जो सिक्योरिटी है दैट इज कोलेट्रल सिक्योरिटी, कोलेट्रल टू द लोन। तो अ सिक्योरिटी जनरली इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड ऑफर्ड इन एडिशन टू दोज ऑलरेडी फर्निश्ड। मतलब इस लाइन का कोई यूज़ नहीं है। कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब सिक्योरिटी विच इज़ कोलेट्रल टू अ लोन या टू अ गारंटी या किसी भी चीज़ के साथ जुड़ी हुई है। जो कमीशन, कमीशन तो आप लोगों को पता है मतलब पेमेंट इन परसेंटेज टर्म्स। जैसे कि सेल्स कमीशन होती है, आप किसी दुकान पर काम कर रहे हैं तो आपकी 10,000 रुपये सैलरी है, प्लस जितनी सेल करोगे उसका 1% कमीशन भी मिलेगी, तो वो क्या है, 1% कमीशन इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। मेड टू एन एजेंट या ब्रोकर फॉर द गुड्स सोल्ड या सर्विसेज परफॉर्म्ड व्हेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, एक्स्ट्रा डेल क्रेडिट पेमेंट कमीशन इज पेएबल। डेल क्रेडिट, डेल क्रेडिट क्या होता है, ये कौन सी कमीशन होती है। जैसे मान के चलिए मिस्टर ए ये है एक मैन्युफैक्चरर और मिस्टर बी ये है एक सेलर, ठीक है, जो कि मिस्टर ए का सामान सेल करते हैं इन द मार्केट। तो मिस्टर ए का सामान मिस्टर बी सेल करते हैं और मिस्टर बी को उसके नाम की क्या मिलती है, कमीशन। तो मिस्टर बी मिस्टर ए का जितना सामान सेल करेंगे उसके नाम का मिस्टर बी को लेट्स से 5% कमीशन मिलेगी। अब यहाँ पर रिस्क किसका है, मिस्टर ए का रिस्क है। रिस्क किसका है, मिस्टर ए का। मतलब अगर ये मिस्टर बी उधार में क्रेडिट में सामान सेल करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं मिस्टर बी, तो जी पैसा मरेगा तो किसका मरेगा, मिस्टर ए का, क्योंकि मिस्टर बी तो क्या एजेंट, एजेंट ऑफ मिस्टर ए, तो पैसा मरेगा तो किसका मरेगा, मिस्टर ए का। लेकिन अगर मिस्टर बी कहे कि जी मैं जिसको भी उधार दूंगा पैसे की जिम्मेदारी मेरी, आपको आपके पैसे मिलेंगे चाहे बायर से पैसे आए या ना आए, तो यहाँ पर ये क्या ले रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेमेंट। तो इनको एडिशनल कमीशन दी जाएगी लेट्स से 2%, लेट्स से 2%। तो ये तो नॉर्मल कमीशन होगी और ये क्या होगी, डेल क्रेडिट कमीशन फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकन बाय द एजेंट, ठीक है। द चार्ज बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड विच इज पेड बाय द इन्वेस्टर, ठीक है, एक ही बात है कमीशन का। वैसे हम अगर जैसे हमारा कोई एजेंट है जो हमारे बिहाफ पर आगे इन्वेस्ट करता है उसे भी कमीशन देते हैं, जो हमारा इंश्योरेंस ब्रोकर है उसे भी कमीशन देते हैं। तो कमीशन को तो हम बहुत जगह बहुत अलग अलग वेज में यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को। हाँ जी, कॉमन लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से समझिएगा। कॉमन लॉ का मतलब अ लॉ विच इज़ नॉट रिटन। कॉमन लॉ का मतलब अ लॉ विच इज़ नॉट रिटन।
तो ये चीज़ हम लीगल एप्टीट्यूड में पढ़ चुके हैं, स्पेसिफिकली टोर्ट के केस में टोर्ट इज अ कॉमन लॉ, राइट। तो एक तो लॉ विच इज रिटन उसे हम कहेंगे कोडिफाइड, मतलब रिटन लॉ। एक ऐसा लॉ जो कि रिटन नहीं है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कॉमन लॉ। जैसे मान के चलो कोई चीज़ रिटर्न नहीं है, मान के चलो ए ने मेरे साथ कुछ गलत किया, ए ने बी के साथ कुछ गलत किया। अब ये ए ने जो बी के साथ गलत किया वो किसी लॉ में कवर नहीं हो रहा। बी को लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, बी कोर्ट गया, कोर्ट को भी लगा कि बी के साथ गलत हुआ है, तो कोर्ट ने ए को कहा भैया डैमेजेस दो। ए ने कोर्ट से पूछा बताओ जी कौन से लॉ में लिखा हुआ है कि अगर मैं ये एक्टिविटी करूँगा तो मुझे डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, कौन से लॉ में लिखा हुआ है। कोर्ट ने कहा कि ये जो हम कह रहे हैं दिस इज़ नॉट रिटन, दैट इज़ नॉट कोडिफाइड, बट ये कॉमन लॉ का पार्ट कंसीडर किया जाएगा, ये कॉमन लॉ का पार्ट कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि हमें लगता है कि गलत तो हुआ है, चाहे लॉ में कहीं लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, गलत तो हुआ है, तो आपको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। सिंपल सा एग्जांपल टोर्ट, राइट। तो लॉ दैट डेवलप थ्रू द केस डिसीजंस बाय द जजेस, जो केस लॉ से डेवलप होता है, कहीं लिखा नहीं हुआ, केस लॉ से डेवलप होता है, दैट इज कॉमन लॉ, नॉट एनेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव बॉडी, क्योंकि जो एनेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव बॉडी है वो तो रिटर्न होगा, पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी वो तो रिटर्न होगा। तो कॉमन लॉ इज नॉट एनेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव बॉडी बट इट इज डेवलप्ड बाय द केस डिसीजंस, मतलब केस लॉज बाय द जजेस। कंप्लेंट, अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट टेल्स द कोर्ट व्हाट यू वांट, जब आप कंप्लेंट फाइल करेंगे, पेटिशन जिसे हम कह सकते हैं, राइट। तो पेटिशन में हम लिखते हैं भैया कोर्ट को बताते हैं कि क्या हमें चाहिए, क्या हमारे साथ गलत हुआ, एंड इज सर्व्ड विद द समन्स ऑन द डिफेंडेंट टू ब्रिंग द केस। तो जो हम पेटिशन फाइल करते हैं कोर्ट में डिफेंडेंट को जिसके अगेंस्ट फाइल करते हैं, जो पेटिशन फाइल कर रहा है दैट इज प्लेंटिफ, जो पेटिशन फाइल कर रहा है वो क्या है, प्लेंटिफ, और जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया गया, पेटिशन फाइल की गई है, वो क्या है, डिफेंडेंट, राइट। तो जो हम पेटिशन फाइल करेंगे कोर्ट में वो डिफेंडेंट को भी तो भेजी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ समन, कोर्ट डिफेंडेंट को भी तो बुलाएगी कि जी ये तारीख है, इस तारीख पे आपको आना है क्योंकि मिस्टर ए ने आपके अगेंस्ट केस फाइल किया है। तो कोर्ट समन भेजेगी मिस्टर बी को कि जी मिस्टर ए ने आपके अगेंस्ट केस फाइल किया है, और क्या केस फाइल किया है उसकी कॉपी भी भेजेगी, ठीक है जी। कंडीशन, कंडीशन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, या सेल ऑफ गुड्स याद है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, फाउंडेशन में था, आ जाइए जी। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट मीन्स एन एक्ट विच डील्स विद द सेल परचेज ऑफ गुड्स। with the sale purchase of goods, ठीक है, इसे आपको एग्जीक्यूटिव में पढ़ना है। अब जिस सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कहा गया कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा फॉर द सेल ऑफ गुड्स, तो कॉन्ट्रैक्ट की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस कहता है दो तरह की हो सकती है, एक को हम बोलेंगे कंडीशन और दूसरे को हम बोलेंगे वारंटी। कंडीशन विच इज अ कंपल्सरी स्टिपुलेशन, कंपल्सरी स्टिपुलेशन। वारंटी मतलब ये है कि जो कंडीशन यहां पर लिखी हुई है कॉन्ट्रैक्ट में, अगर वो कंडीशन पूरी नहीं की गई तो सामने वाले पार्टी कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट सकती है। मतलब इफ
such term which is condition is not fulfilled, the party may resign the contract. ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसी टर्म है जिसे लॉ की नज़रों में वारंटी कंसिडर किया जाता है, वारंटी आपने वैसे सुना होगा ना, 5 साल की वारंटी, 7 साल की वारंटी, तो अगर वो कोई चीज़ वारंटी है किसी चीज़ की और वो चीज़ फुलफिल नहीं हुई, तो आप कॉन्ट्रैक्ट से रिज़ाइन नहीं कर सकते, आप सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज़ की रिप्लेसमेंट के लिए जा सकते हो। जैसे कि मैं किसी दुकान पे टीवी लेने जाता हूँ, एलईडी लेने जाता हूँ, और मैं सामने वाले भैया को कहता हूँ, भैया मुझे सोनी का 32 इंची एलईडी चाहिए, ठीक है, तो सामने वाला कहता है ठीक है जी, ये मैं आपको एलईडी दे रहा हूँ, और ये कौन सा एलईडी है, सोनी का 32 इंची, और इसके साथ 5 साल की वारंटी भी है कि अगर कोई भी डिफेक्ट आता है तो हम आपका वो पार्ट रिप्लेस कर देंगे। कोई भी पार्ट ख़राब हो जाता है 5 साल तक, तो हम आपका पार्ट रिप्लेस कर देंगे। तो 5 साल की क्या है, वारंटी। भैया वो टीवी सोनी का है, ये क्या एक कंडीशन। वो टीवी 32 इंची है, ये क्या एक कंडीशन। वो टीवी एलईडी है, ये क्या एक कंडीशन। लेकिन वो टीवी ठीक ठाक 5 साल तक काम करेगा, ये क्या है एक वारंटी। अगर वो टीवी सोनी का नहीं पाया तो मैं वो टीवी वापस कर सकता हूँ, अपने पैसे वापस ले सकता हूँ। 32 इंची नहीं पाया तो मैं टीवी वापस कर सकता हूँ, अपने पैसे वापस ले सकता हूँ। एलईडी नहीं पाया तो मैं वापस कर सकता हूँ, अपने पैसे वापस ले सकता हूँ। लेकिन अगर वो 5 साल तक ठीक ठाक नहीं चला तो मैं टीवी वापस करके पैसे वापस नहीं ले सकता, मैं सिर्फ उसका जो खराब पार्ट है उसे रिप्लेस करवा सकता हूँ, दैट इज़ वारंटी। तो कंडीशन और वारंटी में क्या डिफरेंस होता है, दोनों ही टर्म्स हैं, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स हैं, लेकिन एक को हम बोलते हैं कंडीशन विच मस्ट बी सेटिस्फाइड। अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन कर सकते। रिजाइन करने का मतलब मुझे नहीं चाहिए टीवी, वापस पकड़ो, मेरा पैसा वापस दो। लेकिन अगर वारंटी सेटिस्फाई नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन नहीं किया जा सकता, सिर्फ जो पार्ट खराब हुआ है उसे रिप्लेस करवाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडीशन वर्ड यूज किया गया वो इस सेंस में यूज किया गया। स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन का मतलब टर्म दैट इज बाइंडिंग ऑन द सिग्नेटरीज ऑफ अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग है। एंड द ब्रीच ऑफ सच स्टिपुलेशन एंटाइटल्स द एग्रीव्ड पार्टी टू रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट तो आपको पता ही होगा, बड़ी बार सुना होगा, मेरा कंसाइनमेंट आना है यूएसए से, मेरा कंसाइनमेंट आना है यूरोप से। तो कंसाइनमेंट का मतलब क्या हुआ कि सामने वाले ने आपको गुड्स भेजे हैं, जिसके गुड्स के साथ साथ गुड्स का टाइटल भी आपको भेजा है। तो ट्रांसफरिंग द टाइटल ऑफ द गुड्स, ओनरशिप ऑफ द गुड्स, द डिटेल्स ऑफ विच आर गिवन इन परफॉर्मा इनवॉइस to the agent for sale, the proceed and the account of sale। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसाइनमेंट का मतलब आपको समझ में आ गया। कंसोर्टियम, कंसोर्टियम क्या होता है, सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ। मान के चलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज बड़ी कंपनी है रिलायंस की, ये कैनरा बैंक के पास जाती है। कैनरा बैंक को कहती है जी मुझे 1000 करोड़ का लोन चाहिए। अब कैनरा बैंक चाहे तो रिलायंस को 1000 करोड़ का लोन दे सकती है, कैनरा बैंक के पास इतने पैसे है, लेकिन सिंगल पार्टी के ऊपर इतने बड़े पैसों का रिस्क, अगर रिलायंस डूब गई तो कैनरा बैंक के 1000 करोड़ रुपए डूब गए। तो जी जो फाइनेंशियल प्रूडेंस है, इंटेलिजेंस है, वो ये कहती है कि किसी सिंगल पार्टी के ऊपर इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो पार्टी डूब गई तो आपके सारे पैसे डूब गए। तो जी कैनरा बैंक ने और काफ़ी सारे बैंकों से बात करी, लेट से पंजाब नेशनल बैंक से बात करी, एसबीआई से बात करी, राइट, कोटक महिंद्रा से बात करी, आईसीआईसीआई से बात करी कि जी मेरे पास इस तरह रिलायंस आई है प्रपोजल लेकर, रिलायंस को 1000 करोड़ का लोन चाहिए, मैं 200 करोड़ का लोन देने को तैयार हूँ, क्या आप इस लोन को देने में
मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे? पीएनबी ने कहा मैं 100 करोड़ का लोन देने को तैयार हूँ। एसबीआई ने कहा मैं 300 करोड़ का लोन देने को तैयार हूँ। कोटक महिंद्रा ने कहा मैं भी 200 करोड़ का लोन देने को तैयार हूँ। आईसीआईसीआई ने कहा मैं भी 200 करोड़ का लोन देने को तैयार हूँ। तो जी ये सारा मिलके बन गया 1000 करोड़। ये सारा मिलके बन गया 1000 करोड़, और वो 1000 करोड़ कैनरा बैंक रिलायंस को दे देगा। रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ किससे है? कैनरा बैंक से। और ये जो पैसे हैं इनके लिए कैनरा बैंक का कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ है। ठीक है, मतलब जो रिलायंस से पैसे वापस आएंगे लोन के, तो कैनरा बैंक अपना हिस्सा रख के बाकियों का हिस्सा देता रहेगा। ठीक, तो इनके बीच में क्या बन गया? एक कंसोर्टियम। इसे क्या बोलेंगे? कंसोर्टियम। अब कैनरा बैंक इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, पीएनबी इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, एसबीआई इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, कोटक महिंद्रा इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, आईसीआईसीआई इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। मतलब इस लोन के अलावा इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए इन्होंने हाथ मिला लिए। इस एक्टिविटी के अलावा हो सकता है इनका आपस में कोई लेना देना ना हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कंसोर्टियम ऑफ ऑल दीज बैंक्स। तो जी एन एसोसिएशन ऑफ कंपनीज, मैंने बैंक का एग्जांपल लिया, इन्होंने कंपनी लिखा हुआ है, फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ अंडरटेकिंग अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो एन एसोसिएशन फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। देयर मे बी नो अदर कनेक्शन बिटवीन द कंपनीज आउटसाइड द स्कोप ऑफ एक्टिविटी। भी हो सकता है इनके बीच में इस एक्टिविटी के अलावा कोई और रिलेशन ना हो। इट इज़ यूजुअली टू शेयर द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड रिस्क एसोसिएटेड विद द एक्टिविटी अंडरटेकन। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवहेलना करना, कोर्ट की बात ना मानना, दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अ फाइंडिंग दैट समवन डिसओबे अ कोर्ट ऑर्डर, ठीक है, कैन ऑल्सो मीन डिस्टर्बिंग कोर्ट, फॉर एग्जाम्पल बाय बीइंग लाउड और डिसरिस्पेक्टफुल इन द कोर्ट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है बकायदा, उसके अंदर जो बंदा कोर्ट को डिसओबे करता है, कोर्ट की अवहेलना करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, तो उसके अगेंस्ट केस चलाया जाता है, सजा दी जाती है। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपको पता ही है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम पढ़ ही चुके हैं। कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब किसी को गिल्टी पाया जाना। तो टू बी फाउंड गिल्टी ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, कन्विक्शन। कोस्ट, कोस्ट का मतलब आपको पता ही है, एक्सपेंस। स्पेसिफिकली हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो एक्सपेंस इन प्रोसीडिंग या प्रोसिक्यूटिंग और डिफेंडिंग अ केस इन द कोर्ट। प्रोसिक्यूटिंग का मतलब केस करना या केस से डिफेंड करना, राइट। यूजुअली डज नॉट इंक्लूड अटर्नी फीस, अटर्नी फीस अलग होती है, और ये जो एक्सपेंस होता है, कॉस्ट होता है, वो अलग होता है। अटर्नी फीस का मतलब जो आप लॉयर को देंगे फीस। हाँ जी, कवर नोट, कवर नोट का मतलब क्या होता है भाई? जब मैं इंश्योरेंस करवाता हूँ, मान के चलिए मैंने आज इंश्योरेंस करवाई, इंश्योरेंस के पैसे भी दे दिए, तो इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स बनने में 1 हफ्ता 2 हफ्ता लग जाता है। तो जब तक इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट मुझे नहीं मिलेंगे, तब तक के लिए कंपनी एक नोट बना के दे देती है कि जी मिस्टर अनुराग जैन इज़ कवर्ड अंडर दिस इंश्योरेंस फॉर लेट्स से 5 लाख रुपीज़। तो एक नोट हो जाता है, टिल आई विल गेट द फॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट। तो डॉक्यूमेंट इशूड बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू प्रोवाइड कवर टू द इंश्योर्ड टिल अ फॉर्मल पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज इशूड। क्रेडिट का मतलब तो आपको पता ही है, उधार देना होता है वैसे तो, लेकिन एक्चुअल में क्रेडिट का मतलब क्या होता है? किसी का विश्वास, ट्रस्ट, बिलीफ, राइट। हम कहते हैं ना क्रेडिट वर्दीनेस, कि इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो इन कॉमर्स इट मीन्स गिविंग गुड्स द पेमेंट फॉर विच इज मेड एट ए सब्सिक्वेंट डेट। हाँ जी, क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट, a document sent by the seller to a buyer to rectify an error of overcharge in an invoice or allow the credit for goods returned. It is entered in the books of accounts. मान के चलिए ए ने बी को गुड सेल करे, कितने के? 1000 रुपये के, ठीक है। बी ने ए को लेट से 100 रुपये के गुड्स वापस दे दिए। तो जी जब ए ने बी को गुड सेल करे थे, तो ए ने बी के अकाउंट में क्या शो किया था? 1000 रुपये का डेबिट, ठीक। जब बी ने 100 रुपये के गुड्स वापस दे दिए, तो ए 1000 रुपये और 100 रुपये क्या देगा? बी को क्रेडिट।
तो जी ए बी को एक क्रेडिट नोट इशू करेगा 100 रुपये का, राइट। तो बी के पास वो क्रेडिट नोट एक एविडेंस होगा कि ऑलरेडी 100 का सामान मैं वापस दे चुका हूँ, तो जी मेरा बैलेंस कितना रह गया है, 900 रुपये। इसी तरह अगर ए ने बी को 1000 रुपये का सामान भेजा, बाद में लगा कि यार सामान 900 का था लेकिन मैंने गलती से इनवॉइस को ओवर चार्ज कर दिया है, 1000 रुपये लिख दिया 900 की जगह, तो ऐसे केस में भी ए बी को एक क्रेडिट नोट देगा ताकि बी के पास प्रूफ रहे कि मुझे 1000 रुपये नहीं देने, मुझे कितने देने हैं, 900 रुपये। हाँ जी, क्रिसिल क्या है, एक बेसिकली एब्रीवेशन है फॉर क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक। तो ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया में, एट प्रेजेंट 5 या 6 है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जैसे कि एक केयर है, इकरा है, क्रिसिल है, राइट। तो क्रिसिल क्या है, क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। इट इज़ एन एजेंसी सेटअप इन अप्रैल 1988। हाँ जी, तो क्रिसिल का काम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम क्या होता है, कंपनीज जब पब्लिक इशू लेके आती है, चाहे वो शेयर्स का है, चाहे वो डिबेंचर्स का है या अदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स का है, तो जी आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो, आप डिबेंचर्स परचेज करते हो, आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स परचेज करते हो, तो कोई ना कोई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होनी चाहिए जो बकायदा इस चीज़ को असेस करे कि कंपनी जो ये डिबेंचर्स इशू कर रही है वो डिबेंचर्स की क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, रिस्क कितना है, इस ये जो डिबेंचर कंपनी इशू कर रही है ये पैसा कौन से प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा, राइट। तो वो प्रोजेक्ट को देखते हुए, कंपनी को देखते हुए, मार्केट सिचुएशन को देखते हुए बाकायदा रेटिंग देती है वो इंडिपेंडेंट एजेंसी। अब इंडिपेंडेंट एजेंसी ने रेटिंग दी लेट्स से 4 की, मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, वैसे 4 की रेटिंग नहीं होती है, वो अलग अलग टाइप की रेटिंग्स होती है जो आप सिक्योरिटी लॉज में पढ़ेंगे सेकेंड मॉड्यूल में एग्जीक्यूटिव के। तो हर रेटिंग के आगे लिखा होता है, जिस तरह हम बात कर रहे हैं क्रिसिल की, तो क्रिसिल लिखा होगा, फिर डेट इंस्ट्रूमेंट लिखा होगा, उसके आगे लिखा होगा कि कौन सी है, ए है, A++ है, बी है, सी है, राइट। मान के चलो 5 में से 4 की रेटिंग दी, सिंपल बनाने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 5 में से कितनी रेटिंग मिली, 4 की। दूसरे कंपनी के डिबेंचर्स को 5 में से 3 की रेटिंग मिली, तीसरी कंपनी के डिबेंचर्स को 5 में से 2 की रेटिंग मिली, तो आप कहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करोगे, जिसकी रेटिंग ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर रिस्क कम है, एज पर एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल एजेंसी रिस्क कम है। भाई आप तो इतने पढ़े लिखे हो नहीं जो आप सारे फैक्टर्स कंसीडर करके डिटरमाइन कर सको, हो सकता है आप तो इतने पढ़े लिखे हो और लोग इतने पढ़े लिखे ना हो, राइट। तो इससे इन्वेस्टर को हेल्प मिलती है ये डिसाइड करने में कि क्या इन्वेस्ट करना भी है पर्टिकुलर इशू में या इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है जी। हाँ जी, क्राइसिस तो आपको पता ही है, आती ही रहते हैं आजकल तो क्राइसिस, कोरोना के आने के बाद तो हर जगह क्राइसिस ही क्राइसिस है। रेकलेस हैवी शॉर्ट सेल लीडिंग अनड्यूली टू डिप्रेस्ड प्राइसेस, मतलब जब मार्केट में सामान बिकना बंद हो जाए, डिमांड ख़त्म हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, क्राइसिस। इन सिचुएशन अ मार्केट, इन सच अ सिचुएशन द गवर्निंग बोर्ड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, अच्छा इन्होंने सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्राइसिस को लिया हुआ है। तो जी कभी कभी क्या होता है, हम कहते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो गई, क्रैश का मतलब ये थोड़ा टुकड़े हो गए स्टॉक एक्सचेंज के, मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स के रेट इतनी तेज़ी से नीचे गिर रहे हैं, बिना किसी लॉजिक के इतनी तेज़ी से नीचे गिर रहे हैं कि हमें लगता है ले भैया सारी फाइनेंशियल मार्केट क्रैश हो जाएगी, राइट, जीरो वैल्यू रह जाएगी फाइनेंशियल मार्केट की। तो ऐसी सिचुएशन को क्राइसिस कहते हैं। तो एक लेवल नीचे गिरने के बाद जो स्टॉक एक्सचेंज की अथॉरिटीज़ होती है वो सेल बंद कर देती है, वे ट्रेडिंग बंद कर देती है, ठीक है। सर्किट्स लगे होते हैं बाकायदा कि अगर 12% का सर्किट है किसी शेयर का, अगर उस शेयर के रेट 12% से ज़्यादा एक बारी में नीचे गिरे, एक पर्टिकुलर टाइम में नीचे गिरे, तो सर्किट कट हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट कट हो जाता है, मतलब उसकी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी कुछ टाइम के लिए, राइट। या फिर स्टॉक एक्सचेंज के जो अथॉरिटीज़ है
वो उस शेयर का मिनिमम रेट फिक्स कर सकते हैं कि इससे कम में इसकी ट्रेडिंग अलाउड ही नहीं है, राइट। कोई और सुटेबल एक्शन ले सकते हैं कि फॉर द टाइम बिंग पब्लिक के सेंटिमेंट्स हिले हुए हैं और पब्लिक को लगता है कि ये कंपनी डूबने वाली है, इसलिए इस कंपनी के शेयर्स पब्लिक कम रेट पे बेचे जा रही है, जिसकी वजह से रेट कम होए जा रहे हैं। तो फॉर द टाइमिंग इसकी सेल परचेज को रोक देते हैं, पब्लिक के सेंटिमेंट्स को थोड़े काबू में होने देते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, राइट। तो क्राइसिस का मतलब जब शेयर्स के रेट बहुत तेज़ी से नीचे जा रहे हो। हाँ जी, क्रॉस एग्जामिनेशन तो आपको पता ही है, आपने पिक्चर्स में देखा है, जो जब कटहरे में कोर्ट में गवाहों के साथ वकील क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, राइट, विटनेसेस के साथ। तो क्वेश्चनिंग बाय अ पार्टी और द अटर्नी का मतलब वकील ऑफ एन एडवर्स पार्टी और अ विटनेस। CRR कैश रिजर्व रेशियो, आप सब लोगों को पता है कैश रिजर्व रेशियो मतलब कहता है जी वो रेशो जो RBI बैंक के लिए मैंडेटरी करती है कि आपको इतना % तो कैश अपने पास हमेशा रखना ही पड़ेगा। आपकी टोटल रिजर्व का लेट से 10% या 8% या 5% कैश तो रखना ही पड़ेगा। आप सारा का सारा पैसा लोन पे आगे दे देंगे और जिन्होंने आपके पास डिपॉजिट करवाया है वो एकदम से पैसा लेने आ गए, आप नहीं दे पाए, तो लोगों को लगेगा कि बैंक का दिवाला निकल गया। इसलिए कम से कम 8%, कम से कम 10% कैश बैंक को अपने पास हमेशा होल्ड करके रखना होता है। जितना भी बैंक के पास पैसा पड़ा है उसका 8%, 10%, राइट। तो वो जो रेशो होती है जो कि RBI नोटिफाई करती है उसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। करंट एसेट का मतलब शॉर्ट टर्म एसेट, सिंपल सी बात। करंट डेट का मतलब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी का मतलब शॉर्ट टर्म डेट, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बेसिकली विद इन 1 ईयर। ऐसी एसेट्स जिसको हम 1 साल के अंदर एनकैश कर सकते हैं, ऐसी डेट या लाइबिलिटी जो हमें 1 साल के अंदर पे करनी होती है, तो उसे हम बोलते हैं करंट एसेट या करंट डेट, करंट लाइबिलिटी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द वर्ड damages. Take care.